नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और जीएसटी के अंतर्गत आज की क्लास में हम बात करेंगे रिवर्स चार्ज विपरीत प्रभार की। सामान्यतः माल या सेवा या फिर दोनों के आपूर्तिकर्ता द्वारा जीएसटी के अंतर्गत कर का भुगतान किया जाता है, लेकिन जीएसटी एक्ट में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर माल या सेवा या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा जीएसटी का भुगतान किया जाता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए जो कि आपूर्तिकर्ता है, सप्लायर है, और ए के द्वारा माल या सेवा या फिर दोनों की आपूर्ति की गई बी को, और बी यहाँ पर जो है प्राप्त करता है, रिसिपिएंट है। सामान्यतः जीएसटी के अंतर्गत कर का भुगतान ए के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन विपरीत प्रभार रिवर्स चार्ज के अंतर्गत माल या सेवा या फिर दोनों के प्राप्तकर्ता यानी कि बी के द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा। तो रिवर्स चार्ज की जो परिभाषा दी गई है जीएसटी अधिनियम में, जीएसटी एक्ट में, वो है कि विपरीत प्रभार से आशय माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर भुगतान का दायित्व ऐसे माल या सेवा या दोनों के आपूर्तिकर्ता के बजाय कर भुगतान का दायित्व आपूर्तिकर्ता पर होता है सामान्यतः, लेकिन विपरीत प्रभार यानी कि रिवर्स चार्ज में कर के भुगतान का दायित्व आपूर्तिकर्ता के बजाय इनके प्राप्तकर्ता के दायित्व से है। तो कब माल या सेवा के प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा? तो विपरीत प्रभार संबंधी कुछ प्रावधान हैं जिनकी हम बात करेंगे, जिनमें पहला है अधिसूचित माल या सेवाओं या दोनों पर। अगर सरकार के द्वारा किसी माल या सेवा को अधिसूचित कर दिया जाए, ऐसा कह दिया जाए कि ऐसी माल या सेवाओं की आपूर्ति पर माल या सेवा के प्राप्तकर्ता को कर का भुगतान करना पड़ेगा, तब जो है रिवर्स चार्ज यानी कि विपरीत प्रभार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो सरकार के द्वारा कुछ वस्तुओं को, माल को अधिसूचित किया गया है और कुछ सेवाओं को भी अधिसूचित किया गया है, और ऐसे ही माल या सेवाओं पर माल या सेवा के प्राप्तकर्ता को कर का भुगतान करना पड़ेगा, ना कि आपूर्तिकर्ता को। तो अधिसूचित माल में है उदाहरण के तौर पर काजू, तेंदूपत्ता जिससे बीड़ी बनाई जाती है, तंबाकू के पत्ते, सिल्क धागा, लॉटरी, कपास आदि। तो जो इनके आपूर्तिकर्ता है, जो ये वस्तुएं हैं जैसे काजू, तेंदूपत्ता, तंबाकू के पत्ते, सिल्क धागा, लॉटरी, कपास, इनके जो आपूर्तिकर्ता है वो मुख्यतः किसान या ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कर के संबंध में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। तो ऐसी वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा कर का भुगतान नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसे माल के प्राप्तकर्ता द्वारा जो है जीएसटी के अंतर्गत कर का भुगतान किया जाएगा। लॉटरी अब सरकार के द्वारा निर्गमित की जाती है, सरकार के द्वारा लॉटरी की आपूर्ति की जाती है, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या फिर स्थानीय सत्ता हो। तो लॉटरी का जो एजेंट है, लॉटरी के एजेंट को, लॉटरी की सरकार से जब आपूर्ति प्राप्त की जाती है तो लॉटरी का जो एजेंट होता है उसको जीएसटी के अंतर्गत कर का भुगतान करना होता है। बाकी जो ये तेंदूपत्ता, तंबाकू के पत्ते, कपास आदि है, ये मुख्यतः किसान होते हैं और ऐसे व्यक्तियों द्वारा कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे माल के प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा। कुछ अधिसूचित सेवाएं हैं जिन पर सेवाओं के प्राप्तकर्ता को कर का भुगतान करना होगा, न कि आपूर्तिकर्ता को। माल परिवहन एजेंसी, जो ट्रांसपोर्ट एजेंसीज है, जो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, तो जो माल परिवहन एजेंसी है उनको कर का भुगतान नहीं करना होता। जो सेवाएं प्राप्त करता है उनको जो है ऐसी सेवाओं की प्राप्ति पर कर का भुगतान करना होगा। एडवोकेट, अगर एडवोकेट कोई अपनी सेवाएं किसी व्यावसायिक संस्था को देता है तो उस व्यावसायिक संस्था को एडवोकेट की सेवाओं पर कर का भुगतान करना होगा, न कि एडवोकेट को। सरकार द्वारा अगर किसी संस्था को सेवाएं दी जाती है तो सरकार को जीएसटी के अंतर्गत कर का भुगतान नहीं करना होता, बल्कि सेवाओं के
प्राप्तकर्ता को ही कर का भुगतान करना होगा। कंपनी संचालक, बीमा एजेंट, कंपनी संचालक के द्वारा कंपनी को दी गई सेवाओं पर कंपनी संचालक को कर का भुगतान नहीं करना होता, बल्कि कंपनी को ही कर का भुगतान करना होता है। बीमा एजेंट द्वारा दी गई सेवाओं पर बीमा एजेंट को कर का भुगतान नहीं करना होता, बल्कि जो बीमा कंपनी है उसको इन सेवाओं की प्राप्ति पर कर का भुगतान करना होता है। लेखक, अगर लेखक ने अपना लेखन कार्य किया और ऐसी सेवाएं किसी प्रकाशक को, किसी पब्लिशर को दी है, तो लेखक को प्राप्त राशि पर कर का भुगतान नहीं करना होता, बल्कि जो प्रकाशक है, जो पब्लिशर है, उसको जो है जीएसटी के अंतर्गत कर का भुगतान करना होता है। संगीतकार के द्वारा दी गई सेवाओं पर संगीत कंपनी को, जो म्यूजिक कंपनीज हैं, उनको कर का भुगतान करना होगा। कलाकार या जो आर्टिस्ट होते हैं, उनके द्वारा दी गई सेवाओं पर जो निर्माता होता है उसको कर का भुगतान करना होता है, ना कि कलाकार को। तो इस प्रकार से सरकार ने कुछ वस्तुओं और सेवाओं को अधिसूचित कर रखा है कि ऐसे माल या सेवाओं की आपूर्ति पर आपूर्तिकर्ता को कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इन माल या सेवाओं की प्राप्तकर्ता को जो है कर का भुगतान करना होगा। दूसरा है अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा आपूर्ति। अगर कोई व्यक्ति जो कि जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, और ऐसे व्यक्ति द्वारा माल या सेवा की आपूर्ति की जाती है, तो ऐसी माल या सेवाओं की आपूर्ति पर प्राप्तकर्ता को कर का भुगतान करना होगा। मान लेते हैं कि ए जो कि आपूर्ति करता है, ए अनरजिस्टर्ड है और ए के द्वारा बी को माल या सेवाओं की आपूर्ति की गई, तो ऐसी माल या सेवाओं की आपूर्ति पर ए को कर का भुगतान नहीं करना होगा, बल्कि बी को जो कि प्राप्त करता है उसको कर का भुगतान करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ टर्नओवर की लिमिट है। अगर सामान्य श्रेणी का राज्य है तो अगर किसी व्यक्ति का कुल आवर्त यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो उसको जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होती। और अगर विशिष्ट श्रेणी के राज्य में अगर कोई व्यक्ति अपना व्यापार चला रहा है या निर्माण कार्य कर रहा है और उसका कुल आवर्त 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो उसको भी जो है जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर अपंजीकृत व्यक्ति यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा अगर कोई आपूर्ति की जाती है तो ऐसी आपूर्ति पर आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा, न कि जो है आपूर्तिकर्ता द्वारा। ई कॉमर्स ऑपरेटर की अधिसूचित सेवाएं। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना व्यापार चलाते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनको अगर कुछ सेवाएं दी जाती हैं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा उन सेवाओं की प्राप्ति पर उनके द्वारा ही कर का भुगतान किया जाएगा, न कि सेवा प्रदाता द्वारा, सेवा की आपूर्तिकर्ता द्वारा। और ऐसी कुछ सेवाओं को अधिसूचित कर रखा है, और ऐसी सेवाएं अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा प्राप्त की जाती है तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा ही इन सेवाओं पर कर का भुगतान किया जाएगा। तो विपरीत प्रभार यानी कि रिवर्स चार्ज लागू होता है अधिसूचित माल या सेवाओं पर। सरकार के द्वारा ऐसे माल या सेवाओं को अधिसूचित कर रखा है कि ऐसे माल या सेवाओं की आपूर्ति पर प्राप्तकर्ता को ही जो है रिवर्स चार्ज के रूप में कर का भुगतान करना पड़ेगा। दूसरा है अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा अगर कोई आपूर्ति की जाती है तो उस स्थिति में भी माल या सेवा के प्राप्तकर्ता को कर का भुगतान करना होगा, न कि आपूर्तिकर्ता को। और ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा जो सेवाएं प्राप्त की जाती है और कुछ अधिसूचित सेवाएं हैं जिनके संबंध में ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही कर का भुगतान करना होगा, न कि सेवा प्रदाता द्वारा। विपरीत प्रभार से संबंधित कुछ सामान्य प्रावधानों की बात करेंगे। पंजीकरण। तो अगर कोई प्राप्तकर्ता जिसको रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करना होगा, और रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान कब करना होगा? जब किसी अधिसूचित माल या सेवा की वो प्राप्ति कर रहा है। अगर अपंजीकृत व्यक्ति से वो माल या सेवा की प्राप्ति कर रहा है या ई कॉमर्स ऑपरेटर के रूप में कोई अधिसूचित सेवाओं की प्राप्ति कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में माल या सेवा के प्राप्तकर्ता को कर का भुगतान करना होता है। तो अगर कोई ऐसा प्राप्त करता है जिसको रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करना हो, तो ऐसे प्राप्तकर्ता को जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, चाहे उसका कुल आवर्त कितना भी हो। चाहे उसका कुल आवर्त 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से अधिक ना भी हो, तो भी उसको जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अगर वो ऐसे माल या सेवाओं की प्राप्ति कर रहा है जिन पर उसको रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करना हो। अगर
कोई माल का प्राप्तकर्ता जो केवल ऐसे माल या सेवाओं की प्राप्ति कर रहा है जो कर मुक्त है या जो जिन पर जीएसटी के अंतर्गत कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर ऐसे माल या सेवाओं के प्राप्तकर्ता को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है। और अगर कोई ऐसा आपूर्ति करता है जो केवल ऐसे माल या सेवाओं की ही आपूर्ति कर रहा है जिन पर रिवर्स चार्ज के अंतर्गत केवल प्राप्तकर्ता को ही कर का भुगतान करना पड़ेगा, तो ऐसे आपूर्तिकर्ता को भी फिर जो है जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे उसका टर्नओवर कितना भी हो। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, अगर कोई आपूर्तिकर्ता है जो केवल ऐसे माल या सेवाओं की आपूर्ति करता है जिन पर उसके प्राप्तकर्ता को रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करना हो, तो फिर आपूर्तिकर्ता को जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होती, चाहे आपूर्तिकर्ता का कुल आवर्त अधिक जो सीमा निर्धारित की गई है 20 लाख रुपए या 10 लाख उससे अधिक हो, फिर भी आपूर्तिकर्ता को रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होती। माल की पूर्ति का समय, जो विपरीत प्रभार के अंतर्गत जो सामान्य प्रावधान है उसमें माल की पूर्ति का समय और सेवा की पूर्ति का समय, तो जीएसटी के अंतर्गत माल की पूर्ति का समय और सेवा की पूर्ति का समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि माल या सेवा के पूर्ति के समय के आधार पर ही जीएसटी का भुगतान किया जाता है। तो माल की पूर्ति का समय निर्धारित करने के लिए हमको जो है माल की पूर्ति के संबंध में कुछ तिथियां, कुछ डेट्स देखनी होंगी। माल की पूर्ति का समय यानी माल की पूर्ति की तिथि निर्धारित करने के लिए हम देखेंगे कि माल की पूर्ति की तिथि क्या थी, यानी किस दिन माल की आपूर्ति की गई। दूसरा, भुगतान की तिथि, माल के संबंध में जो माल खरीदा गया है प्राप्तकर्ता द्वारा उसके संबंध में कब भुगतान किया गया, भुगतान की तिथि क्या है। भुगतान की तिथि हम देखेंगे लेखों में की गई प्रविष्टि, भुगतान के संबंध में लेखों में प्रविष्टि की गई है पूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता द्वारा, या बैंक में जिस तिथि को राशि नाम यानी कि बैंक अकाउंट में डेबिट की गई हो। तो माल की पूर्ति का समय यानी किस दिन माल की आपूर्ति हुई है प्राप्तकर्ता को, वो निर्धारण करने के लिए हम देखेंगे माल की पूर्ति की तिथि कि किस दिन माल रिसीव हुआ, या फिर हम देखेंगे कि किस दिन इस माल के संबंध में भुगतान किया गया। तो माल के भुगतान के लिए हम देखेंगे कि लेखों में की गई प्रविष्टि यानी भुगतान के संबंध में जो प्रविष्टि की गई है वो तिथि, लेखों में प्रविष्टि की गई तिथि, या बैंक में जिस तिथि को भुगतान की राशि को डेबिट किया गया है, नाम किया गया है। और तीसरा हम देखेंगे आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक यानी कि माल के संबंध में जो इनवॉइस है, जो बिल है, बीजक जारी करने के 30 दिन के बाद की तिथि, यानी कि बीजक जारी करने के बाद का 31वां दिन। तो माल की पूर्ति का समय कि कब प्राप्तकर्ता द्वारा माल को प्राप्त किया गया, वो माल की पूर्ति का समय निर्धारण करने के लिए हम 3 तिथियां देखेंगे कि माल की पूर्ति की तिथि, कब माल की पूर्ति हुई, कब माल के संबंध में भुगतान किया गया, और भुगतान के लिए हम देखेंगे कि लेखों में जो प्राप्त करता है उसके अकाउंट्स में कब एंट्री की गई भुगतान के संबंध में, या फिर उसके बैंक अकाउंट में बैंक में कब ऐसी राशि डेबिट हुई है, या फिर आपूर्तिकर्ता द्वारा जो इनवॉइस इशू किया गया जब माल की आपूर्ति की गई माल या सेवा की, तो आपूर्तिकर्ता द्वारा जो इनवॉइस इशू किया गया है प्राप्तकर्ता को, वो जारी करने के 30 दिन के बाद की तिथि यानी 31वां दिन। इन तीनों तिथियों में से जो तिथि सबसे पहले आती हो, इन तीनों तिथियों में से उपयुक्त तीनों तिथियों में से सबसे
पहले की तिथि माल की, सबसे पहले की तिथि माल की पूर्ति का समय माना जाएगा। इन तीनों तिथियों में से जो तिथि सबसे पहले होगी उसी तिथि को माल की पूर्ति मानी जाएगी, माल की पूर्ति का समय माना जाएगा। अब बात करेंगे सेवा की पूर्ति के समय की। तो सेवा कब दी गई, कब प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा प्राप्त की गई, वो निर्धारित करने के लिए हम केवल 2 तिथियां देखेंगे, और जिनमें पहली तिथि हम देखेंगे भुगतान की तिथि। सेवा के संबंध में प्राप्तकर्ता द्वारा आपूर्तिकर्ता को भुगतान कब किया गया, तो वो तिथि देखने के लिए हम देखेंगे कि लेखों में, यानी कि जो प्राप्तकर्ता है उसके अकाउंट्स में उस पेमेंट के संबंध में कौन सी डेट को एंट्री की गई, लेखों में प्रविष्ट की गई, या बैंक में जिस तिथि को राशि नाम की गई, या जो प्राप्त करता है उसके बैंक द्वारा जब वो अमाउंट, पेमेंट का अमाउंट जिस दिन डेबिट किया गया वो तिथि लेंगे। तो लेखों में अगर प्रविष्ट की गई है तो वो लेंगे, या फिर बैंक में जिस तिथि को राशि को डेबिट किया गया है वो लेंगे, उसको हम भुगतान की तिथि मानेंगे। तो सेवा की पूर्ति का समय देखने के लिए कि सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा किस तिथि को किस समय प्राप्त की गई, उसके लिए सेवा के संबंध में जो भुगतान किया गया है वो डेट देखेंगे, या फिर आपूर्तिकर्ता द्वारा उस सेवा के संबंध में जो बीजक जारी किया गया है, बीजक जारी करने के 60 दिन के बाद की तिथि, यानी कि 61वां दिन। और इन दोनों तिथियों में से, उपयुक्त दोनों तिथियों में से जो तिथि सबसे पहले आती है वही सेवा की पूर्ति का समय माना जाएगा। और माल की पूर्ति का समय या सेवा की पूर्ति का समय जीएसटी के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि माल या सेवा की पूर्ति के समय के आधार पर ही हमको जीएसटी का भुगतान करना होता है। आगे है विपरीत प्रभार आपूर्तियों पर इनपुट कर जमा। विपरीत प्रभार आपूर्तियों, यानी कि ए के द्वारा बी को माल या सेवा की आपूर्ति की गई, और अगर ऐसा माल या सेवा विपरीत प्रभार के अंतर्गत है, रिवर्स चार्ज के अंतर्गत है, तो यहाँ पर बी को, प्राप्तकर्ता को, ऐसे माल या सेवा की प्राप्ति पर कर का भुगतान करना होगा। तो जब प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान किया जा रहा है और ये इनवर्ड सप्लाई है, यानी कि आवक आपूर्ति है, माल या सेवा बेचा नहीं गया है, माल को या सेवा को किसी ग्राहक को प्रदान नहीं की गई है, बल्कि ये सेवा या माल प्राप्त किया गया है। तो जब माल या सेवा को प्राप्त किया जाता है और ऐसे प्राप्ति के संबंध में जब कर का भुगतान किया जाता है, तो ऐसे कर के संबंध में इनपुट कर जमा, यानी इनपुट टैक्स की छूट ली जा सकती है। जब प्राप्तकर्ता द्वारा माल या सेवा की आपूर्ति पर, यानी कि बिक्री पर आउटपुट टैक्स, जावक आपूर्ति पर जब कर का भुगतान किया जाएगा, तो जो रिवर्स चार्ज के अंतर्गत जो कर का भुगतान किया गया है उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट कर जमा की छूट ली जा सकती है, क्योंकि ये प्राप्ति के संबंध में है, खरीद के संबंध में कर चुकाया हुआ है, इनपुट के संबंध में कर चुकाया हुआ है, इसलिए इसकी छूट ली जा सकती है आउटपुट टैक्स में से, इनपुट कर जमा के रूप में, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में शामिल नहीं। रिवर्स चार्ज के अंतर्गत माल या सेवा की प्राप्ति पर प्राप्तकर्ता को कर का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन जिस माल या सेवा की प्राप्ति पर प्राप्तकर्ता को कर का भुगतान करना पड़ रहा है, ऐसा माल या सेवा प्राप्तकर्ता के कुल आवर्त में, यानी एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल नहीं किया जाता। ऐसी आपूर्तिकर्ता के ही एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल की जाती है, न कि प्राप्तकर्ता के एग्रीगेट टर्नओवर में। आउटपुट टैक्स नहीं, रिवर्स चार्ज के अंतर्गत प्राप्तकर्ता द्वारा जो कर का भुगतान किया जा रहा है वो आउटपुट टैक्स नहीं है, बल्कि इनपुट टैक्स है, और इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ली जा सकती है। सेवा प्रदाता को पंजीकरण से मुक्ति। जब हमने पंजीकरण की बात की थी तब हमने ये बात हमने की थी कि अगर कोई ऐसा सेवा प्रदाता है जो केवल ऐसी सेवाएं ही प्रदान करता है जिन पर रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करना होता है, तो चाहे सेवा प्रदाता की कुल आवर्त कितनी भी हो, उस सेवा प्रदाता को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती।
5,000 रुपये तक के माल या सेवा एक दिन में लेने पर कर मुक्ति। हमने बात की थी कि कुछ माल या सेवाएं जो अधिसूचित की गई है या फिर आपूर्तिकर्ता जो कि अनरजिस्टर्ड है, इसके द्वारा अगर कोई माल या सेवाएं किसी व्यक्ति को सप्लाई की जाती है, आपूर्ति की जाती है, तो प्राप्तकर्ता के द्वारा रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान किया जाता है। लेकिन अगर ऐसे माल या सेवाओं का मूल्य एक दिन में 5,000 रुपये से अधिक नहीं हो तो फिर प्राप्तकर्ता को रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान नहीं करना होता। हालांकि ये जो कर मुक्ति है वो अभी लागू नहीं है। ये कर मुक्ति जब जीएसटी एक्ट लागू हुआ था उस समय शुरुआत के कुछ महीनों के लिए दी गई थी। ये जो कर मुक्ति है वो 1 जुलाई 2017 से लेकर 12 अक्टूबर 2017 तक ही लागू रही। इसके बाद इसको हटा दिया गया था। पुरानी वस्तुओं के क्रय पर विपरीत प्रभाव से कर मुक्ति। यहाँ पर ए आपूर्ति करता है और बी प्राप्त करता है। अगर ए के द्वारा किन्हीं पुरानी वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है बी को, तो बी जो कि प्राप्त करता है बी को रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। पुरानी वस्तुओं में जैसे कोई पुराना 4 व्हीलर है, कोई पुराना 2 व्हीलर है, कोई पुराना इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, कोई टीवी, या फिर पुराने गहने हैं, कोई जेवरात है, तो इस प्रकार की पुरानी वस्तुओं का अगर क्रय किया जाता है किसी प्राप्तकर्ता के द्वारा, तो ऐसे क्रय पर फिर प्राप्तकर्ता को रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। आपूर्ति से संबंधित प्रक्रिया। जब प्राप्तकर्ता द्वारा ही कर का भुगतान किया जा रहा है तो आपूर्तिकर्ता टैक्स इनवॉइस, कर बीजक जारी नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा कि जो प्राप्त करता है, माल या सेवा का प्राप्त करता है, वो खुद ही एक बीजक जारी करेगा अपने खुद के ही नाम से। तो आपूर्ति से संबंधित प्रक्रिया में बीजक जारी करना, तो यहाँ पर इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस जो माल या सेवा का प्राप्त करता है जिसके द्वारा रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान किया जाना है, वो खुद ही अपने नाम से एक टैक्स इनवॉइस जारी करेगा। और फिर टैक्स का फिर जो आपूर्ति के संबंध में जो भुगतान करना है, जो पेमेंट करना है आपूर्तिकर्ता को, उसके संबंध में एक भुगतान वाउचर, एक पेमेंट वाउचर भी जारी करेगा। और ऐसा करने के बाद में जब रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान किया जाता है तो उस समय वो कर का भुगतान भी करेगा। और कर का भुगतान जमा रजिस्टर से नहीं किया जा सकता। कर का भुगतान वास्तव में सरकार को करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही से। तो इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही से वास्तव में कर का भुगतान करना पड़ेगा। जमा में से, क्रेडिट के रूप में कर का भुगतान नहीं किया जा सकता, बल्कि रोकड़ बही में से कर का भुगतान करना पड़ेगा। तो ऐसा भुगतान करने के बाद ही ऐसे कर के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट कर जमा ली जा सकती है। तो जो मुख्य जो प्रावधान थे विपरीत प्रभार के संबंध में, उनकी चर्चा हमने आज की क्लास में की है। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।